हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। सो आज की वीडियो में हम कुछ कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो वीडियोस डलती हैं यूट्यूब पे तो नेगेटिव कमेंट्स भी ऑब्वियसली आते ही हैं। नेगेटिव कमेंट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। हम 3 टॉपिक्स लेके चलेंगे इस वीडियो में। इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी बिकॉज़ ये 3 मेन टॉपिक्स जो हैं इस पे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में लोग बार बार पूछ रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो ये है कि यूजीसी नेट जेआरएफ या तो यूजीसी नेट या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ, ये दोनों ही एग्ज़ाम जो हैं ये होम साइंस के कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस बीएड की बेस्ट बुक आपको कहाँ मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। और आपको बीएड का एग्ज़ाम कैसे लिखना है इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। बीएड के एग्ज़ाम को कैसे लिखना है, ये वीडियो तो ऑलरेडी बन चुकी है, मैंने आपको उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, या फिर आप लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे लाइंस नहीं खींच सकते हो। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने पूछा है मैम कैन एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन अप्लाई। देखो, अगर आपकी एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन में है तो आप होम साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेन है कि आपकी जो बीएससी होती है ना, आपकी जो ग्रेजुएशन होती है वो आपकी होम साइंस में होनी चाहिए। अगर आपकी बीए प्रॉपर होम साइंस में है या फिर आपकी बीएससी अगर प्रॉपर आपकी होम साइंस में है तब आप दे सकते हो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। ओके, चाहे आपने एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में की हो, चाहे फूड न्यूट्रिशन में या फिर चाहे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स में या फिर फैशन टेक्नोलॉजी में, फैशन डिज़ाइनिंग में, किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमएससी की हो, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन है तो आपने ग्रेजुएशन होम साइंस सब्जेक्ट में की है तब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। प्लस जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हो तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपने एमएससी में पढ़ा है वो ही नेट के एग्ज़ाम में आता है। ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें आपने बीएससी में पढ़ी हैं वो सारी आपके नेट के एग्ज़ाम में आएंगी। प्लस आपने जो एमएससी में पढ़ा है वो भी आपके नेट के एग्ज़ाम में आता है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, अभी हम देख लेते हैं अगर हमें मिलते हैं तो। एनसी क्रिएशंस ने पूछा है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की वो स्टूडेंट हैं, क्या वो अप्लाई कर सकती हैं। वही बात है, आप फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हो लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप एमएससी फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कर रहे हो, तब तो आप होम साइंस का यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप जो 12th के बाद डायरेक्ट अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो फिर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो बिकॉज़ आपकी ग्रेजुएशन होम साइंस में होनी चाहिए। इससे भी पहले कुछ क्वेश्चंस आए थे। मैम मैंने एमएससी फैशन टेक्नोलॉजी में की है। आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो नेहा गिल, बिकॉज़ आपकी एमएससी फैशन टेक्नोलॉजी में है। लेकिन अगर आपकी बीएससी जो है वो होम साइंस से ही है तब आप ज़रूर से होम साइंस का यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हो। सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, एक ही चीज़ है कि अगर आपकी बीएससी होम साइंस से हुई है तब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन होम साइंस से है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बीएड की बुक्स मैं रिकमेंड करूँ। नोट्स के बारे में, बुक्स के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो बेसिकली देखो, बीएड की इंग्लिश की अच्छी बुक्स तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसकी वैरायटी ऑफ बुक्स आपको मिल जाएंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, वहाँ पे लाइब्रेरीज़ होती हैं। उन लाइब्रेरीज़ में जाकर के आप जो हैं लाइब्रेरियन से पूछिए कि उनके पास इंग्लिश में आपके सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स मिल जाएंगी। बिकॉज़ ऑल ओवर इंडिया हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हर एक कॉलेज में उस यूनिवर्सिटी, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, एक बीकानेर यूनिवर्सिटी भी है राजस्थान में। तो बेसिकली क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं एरिया वाइज। तो उस यूनिवर्सिटी का पेपर एक ही आता है, चाहे जितने भी सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि
जो भी वो बुक्स हैं वो सेम होती हैं, सिमिलर होंगी हर कॉलेज में, तो सेम बुक्स ही आपको इंग्लिश में मिलेंगी और ज़रूर मिलेंगी। लाइब्रेरी में इंग्लिश की बुक्स होती हैं एंड उनमें काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है। नहीं तो आप यूट्यूब पे कुछ चैनल्स देख सकते हो जिस पे आपको मैटर मिल जाएगा। मैंने होम साइंस का इंग्लिश में ही मैटर डाला हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल कंप्लीट मैटर नहीं है। धीरे धीरे जो है मैं वो कंप्लीट मैटर भी डालूंगी, लेकिन मे भी तब तक आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या पता आपकी जो बीएड है या बीएड का जो कोर्स है वो हो चुका होगा, राइट? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वो वीडियोस कब डालूंगी, लेकिन मेरे पास वीडियोस का मटेरियल मैं ढूंढ लेती हूँ तो मैं वो डाल दूँगी। वीडियोस आपको मिल जाएंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली बुक्स चाहिए हैं तो आप बेसिकली नोट्स के लिए सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इंग्लिश का बस यही है ना कि इंग्लिश में आपको मैटर मिलता नहीं है। हिंदी में तो आपको मैटर मिल जाता है, या तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो जो भी आपको टीचर हिंदी में पढ़ा रहा है उसको ही आप इंग्लिश में डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको एकदम नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, तो बेसिकली आप अपनी लाइब्रेरियन से पूछ सकते हो। नहीं तो आपकी बुक्स तो नहीं अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन भी, बीएड की तो इंग्लिश में नहीं मिलेंगी बुक्स, लेकिन आप यही काम कर सकते हो कि लाइब्रेरियन से पूछ लो, वहाँ से बुक्स इशू करा लो, उनको फ़ोटोकॉपी करा लो। प्लस आप नेट पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उससे ही आपका जो सिलेबस है वो कवर होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी बीएड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ यूट्यूब पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, या बीएड का एग्ज़ाम लिखते कैसे हैं, राइट? अब देखो बेसिकली क्या है ना कि आप बीएड का एग्ज़ाम कैसे लिखोगे, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको बीएड का एग्ज़ाम कैसे देना है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आपको लेफ़्ट एंड राइट साइड पे, दोनों साइड पे लाइन लगानी होती है। देखो लाइन लगाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि लाइन लगाने से आपके नंबर कट जाएंगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि एक दो स्टूडेंट्स थे आई गेस, तो कमेंट कर रहे थे लाइन लगाने से नंबर कट जाएंगे। लाइन लगाने से कोई नंबर नहीं कटते हैं। आप स्कूल में नहीं हो, आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली इसका फंडा ये होता है कि अगर आप दोनों साइड लाइन लगा देते हो ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है वो कवर हो जाता है, और आपको आंसर लिखने के लिए क्या होता है, थोड़ा कम स्पेस ही रहता है। तो बेसिकली आपका आंसर आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हो और अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये ट्रिक्स होते हैं एग्ज़ाम लिखने के, तो बेसिकली इन ट्रिक्स को आप फॉलो कर सकते हो। आप ब्लू और ब्लैक पेन जो है वो दोनों ही आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, बट आप कलरफुल पेन्स जो हैं वो एग्ज़ाम में मत यूज़ करना। बिकॉज अगर आप कलरफुल पेन्स यूज़ करते हो तो उससे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। बेसिकली और भी क्या क्या क्वेश्चंस थे। बेसिकली आपको जो आपका पेपर अटैम्प्ट करना है ना, वो मैंने आपको बताया ही है कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, तो जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं ना उनको हाईलाइट करने की कोशिश करो। जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको पॉइंट्स में आंसर देना है, और हमेशा ट्राई करो कि आप जब भी आंसर को स्टार्ट कर रहे हो, लाइक किसी की डेफिनेशन पूछी है आपसे या कोई भी मीनिंग आपसे पूछा है, तो आप सबसे पहले किसी राइटर का नाम लिखो, राइट? जो भी आप राइटर, ऑथर, या जो जिसकी भी वो जिस साइकोलॉजिस्ट की या जिस ऑथर की, राइटर की आपकी डेफिनेशन आप लिख रहे हो, उसका नाम हमेशा मेंशन करो। और अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा है ना, तो भी आप कोई भी नाम मेंशन कर सकते हो। बिकॉज एग्जामिनर को उस टाइम पे इतना नहीं पता होता है, लाइक उसको नहीं इतना ध्यान रहता है कि हाँ ये डेफिनेशन इसी ने ही दी थी या नहीं दी थी, इस पर्टिकुलर पर्सन की ये डेफिनेशन है या नहीं है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, उनको नहीं याद रहता है, वो फटाफट एग्ज़ाम को चेक करते हैं। लेकिन आप हमेशा ज़रूर से राइटर्स के नेम याद करके ही जाओ, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ये तो इमरजेंसी के टाइम पे होता है कि आपने एकदम से अपनी डेफिनेशन लिख दी और आपको उस टाइम पे राइटर का नाम नहीं याद आ रहा कि ये किसकी डेफिनेशन है, तब आप तुक्का लगा सकते हो। लेकिन आपको 99% श्योर होके जाना ही होगा कि ये डेफिनेशन किस राइटर की होती है। आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेशन के आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। प्लस एक चीज़ ये है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो ना, उनको पॉइंट्स में लिखना, मतलब पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करो। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप लिखोगे ना, उतना ही आपका जो आंसर है वो भी इफेक्टिव लगेगा। बिकॉज एक पैराग्राफ में आप 1 to लास्ट लाइन तक लिख देते हो, तो वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। प्लस एग्जामिनर को मज़ा भी नहीं आता है, उसको देख के एग्जामिनर भी बोर हो जाता है, एंड वो फटाफट से उसको कट करने की कोशिश करता है, लाइक फटाफट से इसको रीड करो, नंबर दो और आगे बढ़ो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स ज़्यादा दे,
तो देखो सबसे पहले तो आपका जो मैटर आप लिख रहे हो वो तो इफेक्टिव होना ही चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहानियाँ लिख दो एग्ज़ाम में, राइट। ये चीज़ तो होनी चाहिए, बस उसको एक लिखने का तरीका होता है। लाइक आप स्टार्टिंग कर दो डेफिनेशन से, ठीक है, फिर थोड़ा सा उसका मीनिंग बता दो, फिर उसको और थोड़ा डिफाइन कर दो। जैसे अब बच्चों ने पूछा था कि 2 नंबर के क्वेश्चन में तो 3-4 लाइनें ही बहुत होती हैं। देखो 3-4 लाइनों में आपको वो 1 नंबर दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्जामिनर, आपको 2 नंबर तो वो नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको फुल 2 मार्क्स चाहिए तो आप हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पेज का लिखो। और आप उसको लिख कैसे सकते हो, 2 नंबर के क्वेश्चन में देखो आप एक टॉपिक है, उस टॉपिक को तो पूरा पढ़ के जाते हो ना, तो आप उसमें डेफिनेशंस भी बना सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हमें डेफिनेशन का राइटर नहीं याद आता है, हमें ये लगता है कि हम तुक्का भी नहीं मारेंगे, कोई नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, मे बी एग्जामिनर को पता चल जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप एज़ पर गूगल लिख सकते हो कि हाँ गूगल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, नेट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, या विकीपीडिया के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन आप ये मेंशन कर सकते हो। तो वो भी चीज़ जो है वो मान लेते हैं, बेसिकली उस चीज़ को वो इग्नोर नहीं करते हैं, वो कंसीडर कर लेते हैं। तो उससे आपको मार्क्स गेन हो जाते हैं। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, उसके बाद में आपने उसका थोड़ा मीनिंग डिस्क्राइब कर दिया। जब मीनिंग डिस्क्राइब किया तो थोड़ा और उसको इलेबोरेट कर दो, तो बन जाएंगे ना हाफ पेज से ज़्यादा पेज ही बन जाएगा आपका। और कैसे बनाओगे हाफ से ज़्यादा पेज, जब दोनों साइड एक मतलब सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा दोगे और उसके बीच में जब आप आंसर लिखोगे तो वो बहुत इफेक्टिव भी लगता है। और ऐसा हम लाइन इसलिए भी लगा देते हैं ना कि हम स्पेस छोड़ देते हैं एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए। हमेशा ये नहीं होता कि आप 2 लाइन्स लगा रहे हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा एग्जामिनर पे। आपके जो कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, बिकॉज बीएससी में, एमएससी में, बीएड में मैंने दोनों साइड ही लाइन लगाई है और मेरे नंबर कभी नहीं कटे हैं, ठीक है। मैंने अपनी बीएससी जो की थी वो बीकानेर यूनिवर्सिटी से की थी, बीएड भी बीकानेर यूनिवर्सिटी से की है जो कि एमजीएसयू यूनिवर्सिटी है, और मैंने अपनी एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। तो बेसिकली तीनों ही यूनिवर्सिटीज़, सॉरी जो 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हुई, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जब पेपर दिए हैं मैंने दोनों तरफ ही मार्जिन रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, बेसिकली इसका एक पॉजिटिव मीनिंग भी निकलता है। लाइक एक साइड पे आप अपना मार्जिन लगा के अपने क्वेश्चंस आंसर के नंबर लिख रहे हो, और दूसरे साइड पे जो आप लाइन लगा रहे हो वो एग्जामिनर के लिए मार्क्स देने के लिए आप एक स्पेस छोड़ रहे हो, क्योंकि उनको भी तो नंबर लिखने होते हैं ना, इस क्वेश्चन का इतना नंबर है, इस क्वेश्चन का इतना नंबर है, वो उस लाइन में वो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जब भी आप पॉइंट्स लिखते हो तो पॉइंट्स को आप ज़रूर हाईलाइट करो। जैसे आप एक पॉइंट लिख रहे हो, उस पॉइंट को आप ब्लैक पेन से लिख दो, फिर उसके आंसर को आप ब्लू पेन से लिख दो। और अगर आप ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना चाहते हो, आपको मिथ है कि ब्लैक पेन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या करो, आप 2 तरीके के ब्लू बॉल पेन लेके जाओ। जेल पेन से पेपर लिखना थोड़ा अवॉइड करो, बॉल पेन से स्पीड भी फास्ट होती है और फटाफट लिखा जाता है और नीट भी रहता है, ठीक है। तो आप क्या करो, 2 तरीके के बॉल पेन लेके जाओ, एक तो थोड़ा बोल्ड लिखता है और एक थोड़ा सा लाइट लिखता है। जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो नॉर्मल पेन लेके जाओ और एक थोड़ा सा बोल्ड ले जाओ, ताकि आपको जब आप हाईलाइट कर रहे हो चीज़ों को या आप हेडिंग्स लिख रहे हो, पॉइंट्स लिख रहे हो, पॉइंट्स के नेम लिख रहे हो, तो आप वो बोल्ड पेन से लिख दो, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो किसी भी चीज़ को बार बार हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो ब्लू पेन यूज़ करते हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप उसके ऊपर बार बार पेन चलाते हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका नेक्स्ट पेज होता है उस पर भी आपका आंसर छप जाता है या वो पॉइंट छप जाता है। तो आप ऐसा मत करो। नेक्स्ट जो आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए आप ये कर सकते हो कि आप चीज़ों को अंडरलाइन भी कर सकते हो। जैसे आपने किसी भी चीज़ को या किसी भी नेम को या किसी भी डेफिनेशन को एग्जामिनर को बताना है कि वो मतलब आप श्योर हो, जो डेफिनेशन या जो चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप श्योर होने चाहिए कि वो चीज़ आपकी बिल्कुल सही है, फिर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। और अंडरलाइन करके क्या होता है कि एग्जामिनर का ध्यान जाता है कि हाँ ये चीज़ सही लिखी है तो आंसर भी इसने सही लिखा होगा। तो बेसिकली क्या है ना, आपका जो पेपर लिखने का तरीका है उससे ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि एग्ज़ाम आपने कितना अच्छा लिखा है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि बच्चे बोल रहे हैं कि शीट भरने से क्या होता है, राइट। देखो शीट, सिर्फ आपको शीट भरनी नहीं है, आपको उसमें इफेक्टिव मैटर भी तो लिखना है। जब आप पढ़ के जाओगे, पढ़ना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, बिना पढ़े तो आपके मार्क्स आ नहीं सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि बिना पढ़े मार्क्स आ सकते हैं क्या, बिना पढ़े पेज भर सकते हैं क्या? तो बिना पढ़े तो आप पेज नहीं भर सकते। आप कहानी लिख के आओगे, कहानी तो एग्जामिनर पढ़ लेगा, आपको मार्क्स नहीं देगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो चीज़ों को
याद करके जाना ही होगा, मैटर को याद करके जाना ही होगा। जब आप मैटर याद करके जाओगे, मैटर को क्लियरली समझ के जाओगे, तो बेसिकली आप अपने आप शीट्स भरोगे ना। देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको हाफ या हाफ से थोड़ा ज़्यादा पेज आप भरो तो ये आपके लिए ही बेटर है। नेक्स्ट चीज़ ये आती है आपके 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें 2 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली आप जैसे 2 पेजेस कंसीडर कर सकते हो, एक पेज का राइट एंड लेफ़्ट साइड, दूसरे पेज का राइट एंड लेफ़्ट साइड। इस तरीके से आप कंसीडर करो और आप अपने शीट्स को भरने की कोशिश करो। आप अपने आंसर को चार्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो, जिससे क्या होता है आपका जो पेजेस होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली भरने लगते हैं। अगर आप ये माइंड से चलते हो या आप बोल सकते हो ये थॉट से चलते हो कि आप एक पैराग्राफ में आंसर लिखोगे, ठीक है, आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने की आदत है, फिर तो आपके पेज भर ही नहीं सकते हैं। फिर तो आप 1 2 3 मैक्सिमम 3 पेजेस भर सकते हो राइट एंड लेफ़्ट को काउंट करके, ठीक है। तो उसमें तो नहीं आप भर पाओगे ना अगर आपको पैराग्राफ लिखने की आदत है, और उसमें तो आपको भरने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो आप अपने आंसर को थोड़ा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करो, चार्ट्स बनाने की कोशिश करो, लाइक आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं कि दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इस क्वेश्चन के ये हैं एज फॉलोज। नीचे आप एक फ्लो चार्ट बना दो, फ्लो चार्ट को जो जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो उनको बॉक्स में कवर कर दो या उस पर कोई डिज़ाइनिंग कर दो, एंड फिर नीचे पर्टिकुलर पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर दो। जब आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे तो हाफ पेज से ज़्यादा पेज तो आपका एक फ्लो चार्ट में ही भर जाता है, तो एक पेज तो वहीं भर गया आपका। अपना पेजेस भर सकते हो। और पेजेस भरने का एक ट्रिक और है कि आप जब बैठते हो एग्ज़ाम लिखने के लिए तो आपको आपकी कॉपी तो मिल जाती है ना, तो कॉपी के सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपको पेपर मिलने से पहले, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले क्या करो आप, देखो जो कॉपी आपको मिली है उस कॉपी को आप पहले तो उसके पेजेस काउंट कर लो, ठीक है। प्लस आपको पता ही है कि कितने नंबर के क्वेश्चन कितने पार्ट में आएंगे और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, किसमें क्या चॉइस आएगी। उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने पेजेस को डिवाइड कर लो कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन इतने पेज में करना ही है, ठीक है। उससे क्या होता है जब आप पेपर लिखने बैठोगे तो आपको माइंडसेट होगा, आपको ऑलरेडी पेजेस आपने काउंट कर रखे होंगे, तो आपका एग्ज़ाम जो आप लिखोगे ना वो बहुत जल्दी जल्दी लिखा जाएगा, टाइम भी नहीं आपका वेस्ट होगा, सोचने में भी टाइम नहीं जाएगा कि ये क्वेश्चन इतने पेज का लिखा है तो पता नहीं कितने पेज बच्चे होंगे, इसमें मैं इतने पेज का लिखूं या उतने पेज का लिखूं। तो इट्स बेटर कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपके पास 5 10 15 मिनट्स होते हैं, तो उन मिनट्स को यूज़ करो। उन मिनट्स में बैठे मत रहो, सिर्फ नाम वगैरह लिख के अपना इन्फॉर्मेशन भर के मत बैठो। आपको करना क्या है, आप पहले तो सबसे पहले अपने इन्फॉर्मेशन भर ली आपने, ठीक है, जो आपको उसके अंदर भरनी थी। उसके बाद में आप पेजेस काउंट कर लो, उनको डिवाइड कर लो, 5 मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, मार्जिन्स खींच लो, दोनों साइड पे मार्जिन्स खींच लो। बहुत बड़े बड़े मार्जिन्स मत खींचो कि आपके बीच में जो आंसर लिखना है वो बहुत ही छोटा सा दिखाई दे, फिर वो तो गलत चीज़ है, उसके तो मार्क्स कटेंगे ही। आपके जितना मार्जिन आप एक क्वेश्चन के लिए छोड़ते हो ना उतना ही मार्जिन आप अपने राइट साइड पे भी छोड़ दो। तो इस तरीके से आपके जो वो 5 10 15 मिनट्स होते हैं ना क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले, वो आप यूटिलाइज़ करो, ताकि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो यू हैव टू, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, यू विल राइट ओनली द आंसर्स। आप सिर्फ आंसर्स लिखोगे, आंसर्स पे आपका फोकस होगा। उस टाइम पे आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मैंने क्या करना है, मैंने अपनी मार्जिन्स खींचनी बाकी हैं या मेरे को पेज काउंट करने बाकी हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस क्या होता है जब आपको हाईलाइटनिंग करनी होती है या आपको बॉक्स बनाने हैं, आपने पॉइंट्स लिख दिए, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग बनानी है, तो वो डिज़ाइनिंग साथ साथ में मत करो। जो आपको टाइम दिया जाता है पेपर का, 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, 1.5 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी अभी आपका सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को डिवाइड करो। जब आपको वो 15 मिनट मिल रहे हैं ना, उन 15 मिनट को यूटिलाइज़ करो। पहले अपने पेपर को डिवाइड कर लो, शीट्स को डिवाइड कर लो कि कौन सा आंसर कितने की शीट्स में लिखना है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, मार्जिन्स खींचनी है। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपना टाइम डिवाइड करना है कि हाँ मेरे पास इतना घंटा है तो मुझे इतने मिनट में ये क्वेश्चन करना है। उससे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, और जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप फटाफट से अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट करते हो। और हमेशा जब आप अपना टाइम काउंट कर रहे हो ना, टाइम को कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप लास्ट के 15 मिनट्स छोड़ दो। लास्ट के 15 मिनट से पहले अपने पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। एंड जो आप 15 मिनट्स छोड़ रहे हो उससे पहले जो आप अपने पेपर को कंप्लीट कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको
बिल्कुल भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, कोई भी बॉक्स वगैरह नहीं बनाने हैं, बस ब्लू ब्लैक पेन तो आपने यूज़ करना है। हाइलाइटनिंग वगैरह आप साथ में करते जाओ, अंडरलाइनिंग भी एक बार ही छोड़ दो। जो लास्ट के 15 मिनट्स बचेंगे ना, उन 15 मिनट में ये सारे काम करने हैं। तो 15 मिनट में लास्ट के आप सारे काम कर लोगे ना, आपका जो पेपर होगा ना वो एकदम ऐसे होगा लाइक किसी प्रोफेशनल ने लिखा है, एकदम बहुत ही अच्छी कॉपी आपकी तैयार हो जाएगी। एग्जामिनर उस कॉपी को देखते ही समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे को सब कुछ आता है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, बच्चे पढ़ के जाते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं वो, लेकिन वो पेपर नहीं ठीक से अटैम्प्ट करते तो उनके मार्क्स कम आते हैं। तो आप अपने पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करो, प्लस आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि हैंड राइटिंग के तो मार्क्स होते ही हैं। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग में पेपर लिख के आ जाओगे तो मार्क्स आपको वैसे ही नहीं मिलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर को ना तो आपकी हैंड राइटिंग समझ में आएगी, प्लस हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी होगी तो वो पेपर को रीड करना ही उनके लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, बिकॉज उनको इतने सारे पेपर चेक करने होते हैं। तो वो बेसिकली इफेक्टिवनेस देखते हैं, क्रिएटिवनेस भी देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स। तो आप इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और जो क्वेश्चंस बाकी बच्चों के पड़े हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।